हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णाकांत। हम लोगों का टॉपिक है दोस्त मौर्य साम्राज्य। हम लोग मौर्य साम्राज्य का आज पूरा विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ध्यान दीजिएगा, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग दोस्तों मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। इसको नोट कीजिए। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। ध्यान देते रहिए मेरे दोस्त। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। दोस्तों एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ध्यान दीजिए और नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, गूढ़ पुरुष का अर्थ क्या होता है? गूढ़ पुरुष का मतलब जासूस। गूढ़ पुरुष का मतलब जासूस कहते हैं इसको। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। यह भी आप ध्यान दीजिए। अशोक के समय दोस्तों देखिएगा, ध्यान नोट कीजिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिए। अशोक के समय दोस्तों जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। इसको भी आप नोट कीजिए। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। बिना वर्षा के बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को
अदेव मातृक कहा जाता था। दोस्तों, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। इसको आप लोग नोट कीजिए। मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग अनाज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग अनाज को मापने के लिए किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 अहीर, नंबर 4 कारीगर, नंबर 5 सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 सभासद। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। और वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं, 7 वर्गों में कौन कौन से 7 वर्गों में विभाजित किया है, ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान देते रहिए, नज़रें टिकाए रखिए। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 कारीगर, नंबर 4 अहीर, नंबर 5 सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 सभासद। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 कारीगर, नंबर 4 अहीर, नंबर 5 सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ध्यान दीजिए, रूपा जीवा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश, दोस्तों ध्यान दीजिए, नंद वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक, ध्यान देते रहिए मेरे दोस्तों, नंद वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए।
मौर्य शासन, मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक चला। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10 राजा हुए। और जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार दोस्तों कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। तो आप लोग नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ध्यान दीजिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मगध पर इसने शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम कहाँ था? अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्रा में था। बिहार पाटलिपुत्रा। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और फिर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।